ये कहानी है एक ऐसी मुनफरिद फ़ज़ाइया की कि जिसकी मुस्तक़बिल का तयन खुद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया, जिसके किरदार को हज़रत इक़बाल ने शाहीन से ताबीर किया, जिसकी बुनियाद एयर मार्शल असगर खान जैसे बेलौस लीडर ने रखी, जिनकी वलवल अंगेज़ क़यादत में पाक फ़ज़ाइया 50 की दिहाई में एक बैनुल अक़वामी क़ुव्वत बनकर उभरी। कभी इसके हवाबाजों ने 16 साइबर जेट तैयारों के जरिए फॉर्मेशन लूप बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, तो कभी इसके शाहीनों ने B-57 बम्बार तैयारों पर एरोबेटिक्स करके एक नई तारीख रकम की। 1965 की जंग में एयर मार्शल नूर खान की सरबराही में पाक फ़ज़ाइया ने अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कौम की उमंगों की तर्जुमान बनकर उभरी। 1971 में भी नामसाइद हालात के बावजूद पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी की वलवला अंगेज दास्तान रकम की और पहले से भी ज्यादा ताकतवर फोर्स बनकर उभरी। 80 की दिहाई में ताकत के नशे में सरशार सोवियत यूनियन ने जब पाक सरजमीन पर जंग मुसल्लत की, तो पाक फ़ज़ाइया एक बार फिर कौम का सरमाया इफ्तिखार बनकर उभरी। इसके निडर हवाबाजों ने बगैर कोई नुकसान उठाए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के बेशतर जहाज कमाल महारत से तबाह किए। चाहे वो कारगिल का महाज हो या ऑपरेशन सेंटिनल, पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त हिकमत अमली और पेशा वराना सलाहियत ने दुश्मन को हमेशा किसी भी मुहिम जोई से बात रखा। दौर हाजिर की पाक फ़ज़ाइया जदीद लड़ाका तैयारों, फ़ज़ाई और ज़मीनी रेडार सिस्टम और बेहतरीन तरबियत याफ्ता हवाबाजों और जवानों से लैस है। यही वजह है कि ज़र्ब अज़्म में पाक फ़ज़ाइया ने शर पसंद अनासिर के खिलाफ मौसर और कलीदी किरदार अदा किया है। इसके हवाबाजों ने जान हथेली पर रखकर प्रिसिशन के साथ दुश्मन की कमर तोड़ के रख दी है। चाहे वो शर पसंदों का कमांड और कंट्रोल सिस्टम हो या असलहे का डिपो, ज़ेर ज़मीन बंकर हो या पोशीदा ठिकाना, कोई भी पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से बच ना सका। ज़र्ब अज़्म में पाक फ़ज़ाइया के मौसर किरदार ने एक बार फिर जंग 65 के हीरोज़ की याद दिला दी और कौम को ये बावर करा दिया है कि इसकी सफ़ों में आलम, रफ़ीकी और यूनुस आज भी जिंदा हैं। पाक फ़ज़ाइया पहले भी कौम की मसीहा थी, आज भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। तैयार राह शहादत के राही आज भी हैं, हवा के ज़ीन पे उड़ते सिपाही आज भी हैं। अस्सलामुअलैकुम, सलाम पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को। आज के दिन की मैं मुबारकबाद इसलिए दूंगी क्योंकि आज का दिन अपने आप में एक तारीख़ी हैसियत रखता है। ये तारीख़ अपने आप में एक बहुत ही एहतराम और एक ख़ास अकीदत रखती है उन तमाम पाकिस्तानियों से जो अपने मुल्क से, जो इस सब हिलाली परचम से बहुत मोहब्बत करते हैं। आज ही की तारीख़ थी 6 सितंबर और साल था 1965 जब दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया और हमारे फ़ौजियों ने
अपनी हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत से उनको उनका जवाब दिया और उनके दांत को खट्टा कर दिया और अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया, अपने मुल्क की सलामती को कायम रखा और इसकी इज़्ज़त और हुर्मत पर जो भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज अपने इस प्लेटफॉर्म से वक्त न्यूज़ आपके लिए एक ट्रांसमिशन पेश कर रहा है जिसका नाम हमने इसे दिया है बड़ी प्यार और मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दास्तान जुर्रत। और इसी दास्तान जुर्रत में सलाम पाकिस्तान अपना हिस्सा अदा कर रहा है। इस वक्त मैं और मेरी टीम पाकिस्तान एयरफोर्स के कराची का ये जो म्यूज़ियम है यहाँ मौजूद हैं और आज हम याद करेंगे अपने उन शोहदा को, उन ऑफिसर्स को, उन जवानों को जिन्होंने 1965 की वॉर में अपना हिस्सा अदा किया, अपना किरदार अदा किया। आज हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं उन तमाम जवानों ने जिन्होंने अपने अपने हिस्से का किरदार अदा किया और अपने इस मुल्क की सलामती को बरकरार रखा। ये जो दास्तान थी, ये जो कहानी थी, ये जो तमाम चीज़ें जिनको आज हम सुनते हैं और सुन के ही हमारे जो है वो रगों में एक खून सा दौड़ जाता है, एक अपनायत सी महसूस होती है और एक फ़ख्र होता है उन जवानों पर जिन्होंने अपना हिस्सा दिया। आज हम उनको याद करेंगे और उनको याद करने के लिए कुछ ऐसे ऑफिसर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो डेफिनेटली वही जज्बा रखते हैं, जज्बा कम नहीं है, हिम्मत बहुत है, हौसला बहुत है। तो इनसे पूछेंगे, इन जवानों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान की सलामती को कायम रखने के लिए क्या जज्बा रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स की कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम यहाँ आ सकें और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने कैमरा के ज़रिए अपने लोगों तक पहुँचा सकें। सबसे पहले हमारे आज यूनिफॉर्म ऑफिसर, मैं हमेशा कहती हूँ आई फील सो प्राउड, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने किसी ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखती हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, खुश रखे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर नवीदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और इसके साथ साथ एक और हमारे ऑफिसर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर हैं मौजूद हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ताहिर? आपको वेलकम करते हैं आप दोनों को सलाम पाकिस्तान में। और सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए क्योंकि आज का दिन बड़ा मसरूफ़ है और परेड्स भी हैं, तमाम चीज़ें, बट उसके बावजूद आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैं नवीद आपसे शुरू करना चाहूँगी। 6 सितंबर और 1965 की जंग, यकीनन आप की जो हिस्ट्री है उससे आप वाकिफ़ भी होंगे और आपने उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से गो थ्रू भी किया होगा। जब इस तारीख़ की बात आती है या उन मार्कों की बात आती है तो आपके जहन में क्या तमाम सोचें, कौन से विजुअल्स हैं जो आपके जहनों में आते हैं? काफ़ी बड़ा दिन था हमारे लिए भी, हमारे बड़ों के लिए भी, एयरफोर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हम भी अपने आप को उधर ही रखते हैं जहाँ पे हमारे बड़े थे, जिन्होंने मुकाबला किया था, जिन्होंने कुर्बानी दी थी। तो उनके जो अजीम शहादतें हैं उनको हम याद करते हैं, वो हम विजुलाइज़ करते हैं और हम ख़ुद भी फ्लाई करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो उन पे गुजरी हैं, एक्चुअल वो तो नहीं लेकिन उसके करीब करीब हमारे ऊपर भी गुजरती हैं। तो ज़ाहिर हम सोचते हैं कि हमारे बड़े थे, उन्होंने इस टाइम पे कैसा रिएक्ट किया था, कैसे स्टेप्स लिए थे, कैसा उन्होंने रिस्पांस दिया था, कैसे उन्होंने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया था। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आती हैं हमारी माइंड में। हमारे बड़े थे, हमारा उनके साथ मतलब इंटरेक्शन रहा है, हमारी बातचीत होती रहती है। अब जैसे मैंने आपको बताया हमारे इमाम आलम साहब थे, और आप कह भी रहे थे कि आप प्रोग्राम के आगे हिस्से में आप हमें वो एमएम आलम का जहाज़ भी यहाँ मौजूद है और एमएम आलम का स्टैचू भी यहाँ पर जो है वो रखा गया है, जो अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। तो हम उस तरफ भी चलेंगे और फिर वहाँ पर भी आपसे तारीख जानेंगे। हमारे पास यंग ऑफिसर भी हैं, ताहिर भी, आप भी बहुत यंग हैं, आप नाराज़ मत होइएगा मेरी इस बात से। ताहिर ये बताएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये आप पाकिस्तान का बैज अपने सीने पर सजाते हैं, आपके शोल्डर्स पर बैजेस हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी एक सिविलियन से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है एक ऑफिसर की, जो यूनिफॉर्म ऑफिसर है। इंस्पिरेशन क्या थी कि मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करूं, मैं इस तरफ आऊं? क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? अस्सलाम वालेकुम। इंस्पिरेशन अब देखें कि अब अगर हिस्ट्री को देखें तो हमेशा जो कौमें हैं वो अपने
अफवाज पे और उन पे प्राइड लेती रही हैं। दैट्स बीन आवर हिस्ट्री। सो यही सारी मोटिवेशन हम लोगों की भी है कि हमारी अफवाज से हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए एक जो है फ़ख्र का एक पहलू है जिसको हम देखते आए हैं। और बचपन से क्योंकि हमें ये चीज़ बताई जाती रही है हमें हमारे फैमिली से, जैसे मेरे आपकी फैमिली में से और भी कोई है जो आर्मी में या एयर फोर्स में है? मेरे ग्रैंडफादर वो आर्मी में थे। Okay. ही हैज़ फॉट इन सेकंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली। एंड वो बहुत ही शौकीन थे। जब हम पाकिस्तान डे परेड होती थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, तो मैंने एज अ किड 7 to 8 ईयर्स इन अ गो वो सारी परेड्स देखी हैं। तो आपको उड़ते हुए जहाज इंस्पायर करते थे, वो यूनिफॉर्म ऑफिसर इंस्पायर करते थे, क्या चीज़, कौन सा ऐसा जेस्चर था जिसमें आप खुद को देखना चाहते थे? बेसिकली इट वाज म्यूचुअल। यूनिफॉर्म जो परेड होती थी वो एक बच्चे के लिए बहुत फैसिनेटिंग भी होती है और एक जज्बा भी उससे बढ़ता है। एंड सेकेंडली जब फ्लाई पास्ट होता था एयरक्राफ्ट का, सो इट वाज टोटली डिफरेंट थिंग, टोटली like a fairy tale you can say. Okay, So right. that was my main motivation, source तो of आपको इस motivation. तरफ लेकर आई, राइट? अच्छा नवीद, आपके लिए क्या चीज़ इंस्पिरेशन थी? आपकी फैमिली से, आपके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो लोग फोर्सेस में हैं? नहीं, बेसिकली अपनी पूरी फैमिली से एक मैं ही हूँ फ़िलहाल, अभी तक फोर्सेस में आया हूँ। और एज ए किड मैं मतलब बात करूँगा कि इंस्पिरेशन बंदे की एक ही होती है, वो देखते जहाज़ हवा में उड़ रहे होते हैं, तेज़ जा रहे होते हैं, लोग ऊपर उनको देख रहे होते हैं, तो पायलट भी एक फ़ख्र महसूस कर रहा होता है। जब मैं छोटा था तो मतलब जहाज़ों की तरफ देखता था, उससे इंस्पिरेशन मिली। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब एयरफोर्स में आया, तो मोटिवेशन और डेडिकेशन मुल्क के लिए, अपने बंदों के लिए, अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करना, वो सारी चीज़ें फिर मल्टीप्लाई होती गई। डेफिनेटली। अदरवाइज़ ये जो हमारी यंग यूथ है, इस वक्त ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इतनी फील्ड्स हैं कि आप इस तरफ भी जा सकते हो, दूसरी तरफ भी जा सकते हो। और जितने लोग एयर फोर्स में आते हैं या आर्मी में आते हैं या नेवी में आते हैं, जिस भी फोर्स में वो लोग जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक जज्बा होता है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। क्योंकि अगर पैसा कमाने का सोच के आए या ओहदा लेने की बात करें तो उसके लिए तो और बहुत सारे मीडियम्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन इंस्पिरेशन होती है, जो मेन फोकस होता है, वो यही होता है कि इस सब्ज़ लाली परचम को जो है, इसकी सलामती पर आपने आँच नहीं आने देनी। और यही जज्बा जो है वो इन लोगों को यहाँ तक लेकर भी आता है। तो ऑल द बेस्ट आप दोनों को, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। अच्छा नवीद, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं 65 की वॉर की या 71 की वॉर की, तो जहाँ हम यूनिफॉर्म ऑफिसर्स की बात करें, उनके तो जज्बे को सलाम, उनकी जो कारकर्दगी थी उसको तो दुनिया मानती है, जिस तरह उन्होंने फ़ाइट की, क्योंकि ऐलान भी नहीं किया गया था जंग का और एक बुज़दिलाना हमला किया गया और सोचा ये गया था कि लाहौर जिमखाना में जो है वो नाश्ता किया जाएगा। ये एक, वो कहते हैं ना कि वो बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नज़र आते हैं, तो ऐसी एक मिसाल जो है वो उन्होंने भी सोची। जो मसाजिद थी वहाँ से ऐलान किया गया कि एयर बेस पर चारपाइयों की और बिस्तरों की ज़रूरत है। जो वहाँ के एयर बेस के ऑफिसर हैं जो वो बताते हैं, कहने लगे 1 घंटे में उस बेस में लोग ही लोग थे जो जमा हो गए। कोई चारपाइयाँ लेकर आ रहा है, कोई बिस्तर लेकर आ रहा है, कोई खाने की चीज़ें लेकर आ रहा है, ज़रूरत का सामान ले लिया गया, बाकी लोगों से कहा गया कि वो वापस लौट जाएं। तो ये चीज़ें जब आप सुनते हैं तो कितनी हिम्मत बढ़ती है? ज़ाहिर है, ऑब्वियसली काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपको। आपको सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं चाहिए होता, आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, आपकी फैमिली की, आपके घर वालों की, आपके पूरे मुल्क की लोग आपको बैक कर रहे होते हैं। तो वो जब आप पीछे देखते हैं कि यार ये सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और कॉज एक ही है, मकसद सारों का एक ही है, तो एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। अगर मैं कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी खुशकिस्मती समझूँ, और जो बाकी लोग हैं उनका फुल उसमें हाथ है, उनका पूरा मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। सर आप क्या कहोगे इस सवाल? बेसिकली इट गिव्स अस एक्स्ट्रा मोटिवेशन एंड एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आप देख रहे होते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अभी, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा था हमसे साइज़ में 65 में, एंड इसीलिए उसने ये बात भी कही थी कि हम
जो है शाम की चाय जो है वो लाहौर जिमखाना में करेंगे। सो जब लोग आपको देख रहे हैं और वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे, तो एक तो हमें एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो जो एक माचो फैक्टर है वो भी आ जाता है इससे। और सेकेंडली ये कि एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें कि आप देखते हैं कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है और फ़ौजें हमेशा कौम के साथ ही होती हैं। अगर आपकी कौम आपका साथ नहीं दे रही तो फ़ौज आपकी कितनी भी अच्छी हो वो जंग नहीं जीत सकती। एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना अपना हिस्सा दिया, चाहे वो यूनिफॉर्म में थे या वो दिल में जज्बा रखते थे अपने मुल्क की सलामती के लिए, उन सबको आज यहाँ पर खराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। मिट्टी की खुशबू है ना, जिसकी ये अलग ही एक जज्बा है। जब आप इसकी बात करते हैं, जब हम अपने जवानों की बात करते हैं, तो मैं नवीद आज मेरा पूरा फोकस जो है वो असल में बेसिक है ही कि हम इंस्पिरेशन लें, अपने बच्चों तक भी वो तमाम जज्बे पहुंचाएं जो यहाँ पर बैठे हुए ऑफिसर्स के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये जज्बे जो है उनका इस्तेमाल किया और इस कोर्स को ज्वाइन किया। तो क्या कितनी मोहब्बत है और वो जज्बा क्या है इस मुल्क के लिए? मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, वो इंट्रिंसिक होती हैं। नहीं, वो करते रहते हैं, जब मतलब मूड में आते हैं तो करते रहते हैं। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली मैं जो फील करता हूँ, एक तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। लोगों ने ट्रस्ट किया है, फोर्सेस ने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, और कॉज जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो है मतलब डिफेंड करना। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन बनने के लिए क्या हो सकती है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए कि आपने हिफाजत करनी है इस मिल्लत की। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आप दोनों से ये जानूंगी कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो 71 के वॉर के हीरोज़ हो या 65 के, उन्होंने तो फेस टू फेस दुश्मन का मुकाबला किया, तो उन्होंने अपनी उस तमाम बहादुरी को, वो तमाम ट्रेनिंग्स जो वो लेते थे, उसका उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल दिखाया और वो बहुत कामयाब भी रहे। लेकिन आप दोनों जो हैं वो लोग डेली आप लोगों की ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, सेशंस हो रहे होते हैं, लेकिन क्या मौका मिला कभी? वैसे नहीं मिला होगा कि दुश्मन को फेस टू फेस जस्ट मुकाबला कर सकें। नहीं, इस तरह डायरेक्ट तो नहीं मिला। जो हमारा अपना काम है, जो हमारी अपनी तैयारी है, वो हम भरपूर तरीके से कर रहे हैं और इंशाल्लाह टाइम आएगा तो दिखाएंगे, लोग देखेंगे। जी ताहिर, आप बताइए कि वो कभी सोचते हैं जब एडीएस कर रहे होते हैं या इस तरह के और मामलात होते हैं कि दुश्मन सामने हो? नहीं, अगर आप रिसेंटली देखें तो हमारी दुश्मन की नौइयत भी काफ़ी चेंज हुई कि हमने पूरा ज़रबे अज़ब किया और उसमें हमारी एयरफोर्स का बहुत बड़ा पार्ट है उनको क्लियर करने में और ग्राउंड फोर्सेस को कंट्रोल इस्टेब्लिश करवाने में। तो हमारा काफ़ी रोल है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में देखें, जो हमने वॉर ऑन टेरर एंड ज़रबे अज़ब सारा उसको वो किया है, बट जैसे 65 और 71 की वॉर थी, उस तरह का हम तो नहीं देख सके। लेकिन हम जब ट्रेनिंग करते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं बहुत सारी, तो हम भी उसी मोटिवेशन से करते हैं और हमें भी वही सारे सिनेरियोज़ मिलते हैं।
So we are well prepared actually for दुश्मन the- को वापस भगाने के लिए, मार मिटाने वापस के लिए। भगाने। अच्छा ताहिर, ये मैं नवीद आपसे पूछूंगी कि जब आप इस तरफ एक टेस्ट दिया जाता है जिसको क्लियर करने के बाद आपका आर्मी में आप लोग ऑन बोर्ड आते हो। अच्छा, जब ट्रेनिंग शुरू की गई तो सोच क्या थी जहन में कि मैं जब जाऊंगा तो मुझे जाके कहा जाएगा सर ये है आपका जहाज़, आइए और उड़ाइए। ये जो देखने वाले लोग हैं ना, जो बहुत इंस्पायर करते हैं, जिनको ये यूनिफॉर्म बहुत इंस्पायर करता है, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी मेहनत है, एक तक़ुद, एक ट्रेनिंग है, सख्त ट्रेनिंग। तो ज़रा उस मरहले पर बात करते। ऐसा ही था, कोई खड़ा था आपके लिए Exactly. सर आइए जहाज़ उड़ाइए? ऐसे ही था। असल में जैसे आपको बताया ऐसा कि नहीं, मेरे फैमिली में कोई नहीं था एयरफोर्स में। जब आप ट्रेनिंग शुरू हुई आपकी तो डायरेक्टली ऐसा था कि बस आप आए और आपको कहा कि आइए सर अपना जहाज़ उड़ाइए, या नहीं, उससे पहले कुछ मराहिल थे? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सोच ही में यही आया था कि ऐसे ही होगा, लेकिन जब गेट के अंदर इंटरव्यू अपने एकेडमी के अंदर, तो वहाँ पे माहौल डिफरेंट था। तो इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, ये यूनिफॉर्म पहनने के लिए, ये जहाज़ फ्लाई करने के लिए आपको 3-4 साल की बड़ी टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और वो बंदा बाहर बैठ के इमेजिन नहीं कर सकता। टफ को थोड़ा डिफाइन करें कि क्या कुछ ट्रेनिंग में आप लोगों को जो है, जो नॉर्मली आप घर में सर्दी होती है तो अम्मा बड़े बिस्तर में रखती हैं, और ये लोग क्या करते हैं आप लोगों के साथ? नहीं, वो उस तरह की केयर नहीं होती, उन्हें आपको बेसिकली फौजी बनाना होता फौजी है। बनाना होता है। आप दास्तां मेरे लाड प्यार की बस एक हस्ती के गिर्द घूमती है, प्यार जन्नत से इसलिए है मुझे, ये मेरी माँ के कदम चूमती है। तमाम माओं को बहुत सारा प्यार, हक करके प्यार, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और अल्लाह आप सबका साया जो है वो बच्चों पर सलामत रखे, क्योंकि ख़ास तौर पर जो फोर्सेस में लोग होते हैं, उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, प्रेशर भी होता है ना, एक खौफ भी होता है कि पता नहीं क्या होगा। वो परचम हाथ में लेकर आएंगे या परचम में लिपट कर आएंगे, दोनों पे ही ख़ानदान वाले फ़ख्र करते हैं और सब्र भी करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये भी जज्बा है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं शोहदा की, तो मैं यहाँ याद करना चाहूँगी, अभी कुछ अरसे पहले ही ट्रेनिंग के दौरान जो है मरियम मुख्तार, उन्होंने भी अपनी जो है वो जान का नजराना पेश किया, और वो एक हादसे में ट्रेनिंग करते हुए हादसा हुआ था वो। तो मुख्तलिफ मराहिल हैं, मुश्किल लम्हात होते हैं जिनसे लोग गुजर रहे होते हैं। अच्छा ताहिर, ये बताओ ट्रेनिंग के दौरान आपके कुछ ऐसे होते ना, यादें इंसान बनाता है, या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो भूले नहीं भूले जाते, मार्क रह जाते हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। और इस मुल्क की सलामती के लिए जिन लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, एफ़र्ट की, अपना जज्बा दिखाया, उन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज इस ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है वक्त न्यूज़ ने, और जिसमें हम दास्तान जुर्रत के नाम से एक ट्रांसमिशन आपके लिए पेश कर रहे हैं, और इसमें सलाम पाकिस्तान अपना हिस्सा दे रहा है। इस वक्त मैं PF म्यूज़ियम कराची में मौजूद हूँ, और मेरे साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर नवीदुल्ला और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रही थी, ट्रेनिंग के दौरान या आप जिस तरह के आप लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते होंगे, इंसिडेंट्स भी होते होंगे, तो नवीद कुछ शेयर कीजिए इस हवाले से, जो ऐसी चीज़ हुई हो कि लगा हो कि ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया? नहीं, उस टाइम जब आप होते हैं आपको मतलब हर चीज़ ऐसी लगती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन वो पूरी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको वो टाइम नहीं देती है वो आपको सोचने के लिए या कि कुछ प्लान करने के लिए। आपने उसी टाइम करना होता है, चाहे टेम्परेचर्स हाई हैं, लो हैं, तबीयत ठीक है नहीं ठीक, तो आपने करनी होती हैं। बाकी जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं आपको स्ट्रॉन्ग करते भी हैं, और ये होना भी चाहिए। मतलब ये जो क्रंच लाइन है, जो मेन पॉइंट है तो नॉर्मल बंदे के लिए भी, अगर कोई बंदा अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जितना मर्जी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छा, आप तो बेसिकली फाइटर पायलट हैं, आपने फाइटर जेट्स भी उड़ाए हैं,
तो वो एक खुद अपने आप में भी तो इंसान बड़ा वो फख्र महसूस करता है ना, फाइटर पायलट हूँ, मैं वो उड़ाता हूँ दूसरों में, तुम लोग जरा मुझसे दूर रहो। ऐसा भी कुछ होता है? मैं ताहिर से भी पूछूंगी सच क्या है, लेकिन आप मुझे बताइए ऐसा कुछ फीलिंग होती है? नहीं, ऑब्वियसली होता है, मतलब ये दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। आप थोड़ा सा एलिवेटेड और थोड़ा सा प्राउड करते हैं फील। मेरा ख्याल है वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट होना चाहिए, ठीक भी है, एक बंदे को होना भी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, जो जिस चीज़ को लोग फैंसी कर रहे हैं वो आप एक्चुअली कर रहे हैं, तो आप जी रहे होते हैं, वो आप कर रहे होते हैं, डेली की बेसिस पे कर रहे होते हैं, आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ बन जाती है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नॉर्मली तो आप होता है। जो ट्रेवल करते हो, जितने भी एयरलाइंस के जहाज हैं, जो पैसेंजर जिसमें जा रहे होते हैं, वो उनकी अगर आप वो फ्लाई कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड देखकर आप लोग जो फ्लाइंग जेट एक सेकंड में गायब हो जाते हैं आसमान के ऊपर से, वो स्पीड, इसके लिए भी एक बड़ी टफ ट्रेनिंग होती होगी जिससे आप। जाहिर है जो एंड पे आपने करना होता है वो ऐसे ही करना है कि दुश्मन आपको देखिए और एक सेकंड के बाद आप गायब हों, ये आपकी ज़रूरत है। और आप देखिए कितनी हाइट पर ये लोग होते हैं और उन्होंने ज़मीन पर, उनको पता होता है कि कहाँ पर आपने अटैक करना है, किस चीज़ को कैसे करना है, ये तमाम सारा नेविगेशन का सिलसिला होता है। ये तमाम ये किस चीज़ जुमरे में आती है जो आप नेविगेशन आप लोग कर रहे होते हैं? बेसिकली ये सारी एक प्लानिंग होती है, जो हमारी हमने एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो एक किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, लाइक वॉर सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारी सारी ट्रेनिंग का एक प्रॉपर प्लान होता है कि इनको कैसे फेज़ बाय फेज़ प्लान इनको तैयार करना है उस चीज़ के लिए। पहले आप सिंगल एयरक्राफ्ट पे होते हैं ट्रेनर पे, फिर आप फाइटर के ट्रेनर पे जाते हैं, देन आप फाइटर कन्वर्जन कोर्स करते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ 4 years प्रोसेस। तब आप स्क्वाड्रंस में जब आते हैं तो तब आके आप थोड़ा सा फीलिंग आती है कि हाँ मैं कुछ पायलट बन चुका हूँ। कॉलर जो है वो कॉलर को खड़ा करने का टाइम, उससे पहले तो इतना मौका ही नहीं मिलता ये सोचने का कि अभी जब तक कि आप पहुंच रहे हैं। ट्रेनिंग इज़ क्वाइट हार्ड। लेकिन हमारी ट्रेनिंग की कुछ एक दो जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें जो बॉन्ड्स हैं जो आप बात कर रही थी यादों की, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ट्रेनिंग की भी ऐसे जाती है कि एक जो बैच होता है उसका आपस में बॉन्ड, या फिर कल को आप स्क्वाड्रन में चले जाते हैं, जैसे सर मुझसे सीनियर हैं, बट वो जो एक आपका बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारे इंस्ट्रक्टर कहा करते थे कि ये जो कुछ लम्हात होते हैं ये जीने वाले हैं। कल को शायद आप सब एक दूसरे को, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में उसमें अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा है, and that is a good part basically। अच्छा, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। वैसे तो आम इंसान के लिए भी ज़िंदगी बड़ी बेवफा सी है, हम ही इससे वफा करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन ये बड़ी बेवफा है। लेकिन आप लोगों के तो माशाल्लाह से मामलात ही ज़िंदगी के ऐसे हैं ना कि, और एज अ मुस्लिम हमारा ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पर ईमान है, मौत पर यकीन हमारा ज़्यादा है। लेकिन जो अपने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान करें, फिर तो वो मौत भी फिर शहीद कहलाते हैं और आप लोगों को वो रुतबे मिलते हैं माशाल्लाह। जब मुझे ताहिर ये बताएं ना, मैं ताहिर से बात करी थी, नवीद मैं आपसे ये जानूँगी कि ये जो तमाम प्रोसीजर्स हैं, ये जो हमारे इस वक्त देखने वाले हमारी यंग यूथ है, अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप इनके लिए कोई चीज़ ऐसी कहें जो इनके लिए मोटिवेशन का बाइस बने ताकि वो इस तरफ और आ सके। मुझे लगता है हर दूसरे चौथे घर से कोई ना कोई बच्चा फोर्स में ज़रूर जाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। आई बिलीव कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए, हर घर से होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर दूसरी देश से नहीं, हर घर से होना चाहिए। हम थोड़ा और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी लोगों को छोड़ दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये कहूँगा कि जो ये फील्ड है हमारी वाली, ये जो फ्लाइंग फील्ड है, ये टोटल मोटिवेशन है, आपकी पर्सनल मोटिवेशन है। आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप बोर हो जाएंगे इधर आके। तो ये, और वैसे होती भी है, एक दफ़ा आप प्लेन में बैठ के अकेले फ्लाई करें तो आप कहते हैं बस मैंने यही काम करना है, मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना। अच्छा, मतलब इतना एंजॉय करते हैं? डेफिनेटली। मैं अपने व्यूवर्स के लिए, जिन लोगों को शौक़ भी है फ्लाइंग का, जो आना चाह रहे हैं, मैं उन्हें मोटिवेट भी कर रहा हूँ, मैं उनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे अप्लाई करें, अल्लाह करे सारे आ जाएँ। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे इनको बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो 1% भी मायूस नहीं होंगे और इधर आके वो प्राउड फील करेंगे, वो खुश होंगे, उनकी फैमिलीज़ खुश होंगी
और उनकी फैमिलीज भी उनके ऊपर प्राउड फील हाँ, करेंगे। मुझे नवीद बता रही थी इनकी फैमिली बड़ी खुश होती है माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे शॉर्टली पूछूं तरीक़ेकार क्या है फोर्स को ज्वाइन करने का, आपको किस स्टेज पर ज्वाइन करना होता है, ताकि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि आने वाले जो दुनिया देखने वाले लोग हैं उनको आइडिया हो सके? बिल्कुल, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मैं सारों को बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, वो वेट कर रहे होते हैं कि कोई उनको बताए और उनको पता चले। तो जब आप FSC करते हैं अपनी, उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग के लिए या इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप प्री मेडिकल हैं या प्री इंजीनियरिंग हैं, रिगार्डलेस फ्लाइंग के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके किसी बड़े शहर में सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं, एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ पूछें। मैं वैसे आपको एक मतलब रफली बता देता हूँ, फरवरी एंड सितंबर इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अपना IQ लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं, ऐसी चीज़ें पढ़ें जिस पे उनका नॉलेज अच्छा हो, जनरल नॉलेज अच्छा हो, उनका जो अपना निसाबी नॉलेज है वो अच्छा हो, और साथ आपके मोटर स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए क्योंकि फ्लाइंग इज़ ऑल अबाउट मोटर स्किल्स। पढ़ाई भी है, वो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन जो मेन चीज़ आपको ड्राइव कर रही होती है वो होती हैं आपकी मोटर स्किल्स। तो अपने मोटर स्किल्स के ऊपर आप मतलब ध्यान दें और अपने IQ लेवल के ऊपर ध्यान दें। और दिस इज़ ऑल मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें कोई बड़ा कि पढ़ाई में आप बहुत ही अच्छे हैं तो आप आ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं वैसे है। भी हर घर में अगर एक माँ के भी 3 बच्चे हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरी नहीं है कि तीनों A ग्रेड स्टूडेंट ऐसी है। ठीक है, हो सकता है कि वो यहाँ आके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके, लेकिन यहाँ पे भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, टेस्ट होते हैं आप लोगों की, बिल्कुल होते तमाम हैं। चीज़ें जो है। अच्छा ताहिर, मुझे बताओ कि टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की, हर चीज़ अब ऑटो पर आ गई है अब। और अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे वो फ़ैन वाले जहाज़ भी देखे जो बड़े जो है वो मैं सोच के उनको देख के ही कहती हूँ कि यार ये कैसे उड़ जाते होंगे हवा में, टोटल मैनुअल। लेकिन ऑटो जहाज़ भी मौजूद है, हर चीज़ बड़ी सिस्टमाइज्ड है। तो अब टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास वो तमाम बेस्ट टेक्नोलॉजी भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारी फोर्सेस के पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर की है इन लास्ट 9 to 10 years बेसिकली, तो वी आर वेरी मच एट पार विद एनी अदर फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। एंड हमारी एयरफोर्स, हम एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सरसाइजेज। तो हमारी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। अगर वर्ल्ड वाइड एयरफोर्सेस को देखा जाए तो हमारी रेपुटेशन ने काफ़ी ग्रो भी की है, पहले भी अच्छी थी और अब ज़्यादा ग्रो भी कर रही है। एंड ऑटोमेशन में ये कि हमारे कमांडर्स ने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की है, काफ़ी रिसोर्सेज लगे हैं। और अभी जो हमारी फ्लीट है वो अगर आप 10-15 साल पहले से देखें तो हम काफ़ी आगे ग्रो कर चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जैसे JF-17 आ गया है, आपके पास F-16 Block 52 हैं। तो ये ऑप्शंस जो हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी में आगे वक्त तरक्की कर रहा है, इस तरह हमारी फोर्सेस भी जो हैं वो ऑन एंड ऑफ इस तरह के आप लोगों को कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। तो आप लोग ट्रैवल करते हैं कोर्सेज के लिए? हाँ, करते हैं हम लोग ट्रैवल। अलग अलग नए रंग रूप के लोगों से मुलाकात हाँ, होती है। इंटरेक्शन होती रहती है, अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए। मतलब आपको पता चलती हैं चीज़ें। हमारे हम जब भी बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर इंटरेक्शन फोर्सेस के लोगों से ही होता है मेनली, क्योंकि हम किसी न किसी कोर्स पे जा रहे होते हैं या किसी ट्रेनिंग पे जा रहे होते हैं। तो उनकी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीख लेते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं, वो हम लोग उनसे शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल होना चाहिए, जाते रहते हैं। जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं हमारी, उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनके भी आते रहते हैं हमारे पास ट्रेन होने, हम लोग भी जाते हैं ट्रेन होने। तो एक अच्छा ट्रेडिशन है ये, इसको और आगे बढ़ना आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी भी चीज़ है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं कि किसी की अच्छी चीज़ आप सीखें और उससे फिर आप फ़ायदा उठाएं। डेफिनेटली ये तो हमारा दीन भी हमें इस चीज़ के लिए कहता है ना कि आप दूसरे से कोई अच्छी बात सीख सकते हैं। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। तो इसलिए चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, तरक्की करते रहना चाहिए। ताहिर, आपने भी ट्रेवल किया, फोर्स ने आपको घुमाया फिराया, जगह जगह आप गए, तो आपको सबसे ज़्यादा आपने किस फोर्स के साथ जब आपने जाके काम किया, उनकी ट्रेनिंग्स देखी, तो आपने देखा कि ये लोग जो हैं वो हम भी इनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, या आपको बड़ा अच्छा उनके साथ कोलैबोरेशन रहा? चाइना से बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है चाइना से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। चाइनीज़ के साथ हमारा काम, एंड टर्किश एयरफोर्स, उनसे हमारा बड़ा अच्छे रिलेशंस हैं और हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनसे एक्वायर भी करते हैं, उनको दे भी रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है सेम चाइनीज़ के साथ।
देयर आर मैनी अदर कंट्रीज बेसिकली। अभी जो हमारे CS हैं, चीफ ऑफ स्टाफ, उनका भी ये बड़ा अच्छा विजन है। हमारी PF अकेडमी सालपुर में इस टाइम 7 to 8 नेशंस के कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और रिसालपुर में, एंड कुछ इस तरह हमारे कैडेट्स भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्सचेंज पोस्टिंग्स पे। सो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेसिकली। जब आपने एक कमांडर को तैयार करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसका एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो फॉर एक्सपोजर आपको ज़रूरी है कि आप बाकी फोर्सेस से भी डेफिनेटली आपको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, और आपने किसी को, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर मिलता है ना, आप लोगों से मिलते हो, तो आपका कैनवस भी ब्रॉड होता है, फिर आप दुनिया को समझने को का एक नया रुख देख पाते हो। आज हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर हम अपने उन वॉर हीरोज़ को, जिन्होंने 65 की वॉर में अपना किरदार अदा किया, 71 की वॉर में अपना किरदार अदा किया, उन्हें खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, उन यादों को भी दोहरा रहे हैं, याद करें। इसके साथ साथ आज जो हमारी फ़ोर्स इतनी मजबूत है, इतनी मुस्तहकम है, उसकी इस मजबूती को और उसकी इस सलामती को भी हम आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि उसको और मोटिवेट करने के लिए हमने आज अपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। मैं अपने तमाम देखने वालों से भी कहूँगी कि हमारे इन जवानों के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए, चाहे वो आर्मी हो, वो नेवी हो या एयरफोर्स है, इनके लिए हमेशा दुआ गो रहिए। और हम आज PF कराची म्यूज़ियम में मौजूद हैं। यहाँ पर गैलरीज भी हैं जहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें, जो एयरफोर्स के यूनिफॉर्म्स हैं, इनके बैजेस हैं, उनका डिस्प्ले मौजूद है। तो मैं अपने ऑफिसर से कहूँगी कि हमें वो भी घुमाइए। एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लें। आपको चाय पानी जो भी लेना है आप अपने कप्स लेकर आइए, क्योंकि इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मैं आपको अपने ऑफिसर के साथ जो है, जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, ये हमें इस म्यूज़ियम की सैर करवाएंगे और हमें दिखाएंगे कि कौन कौन से यूनिफॉर्म्स, बैजेस और वो तमाम चीज़ें जो यहाँ डिस्प्ले की गई हैं, वो आप इस कैमरे की आँख से देख सकेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।